और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपके उसमें वीडियो अपलोड किया है, आप यहाँ पढ़िए, उसको भी देख करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब सबसे पहले हमने कहा ये मानव उत्सर्जित तंत्र, तो उत्सर्जित तंत्र लिखा है, तो इससे पहले हमने कहा उत्सर्जन क्या होता है। हमें सबसे पहले जो चार रहेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, दिखाई दे रहा है? उत्सर्जन क्या है, देखिए। अब उत्सर्जन क्या है, हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो चीजें सजीवों के द्वारा ली जाती हैं शरीर से, उनका बाहर निकलना अनिवार्य है। हमने कहा ये मान लें हम, देखो एक है कोई चीज, ठीक है, एक बॉडी है और इस बॉडी में दो प्रोसेस है, एक तो है स्पेयर इनपुट, ये हमने कहा इनपुट है, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। हमने कहा ये इनपुट आउटपुट क्या है, देखिए आपने क्या लिया, मैंने जो जीवधारी है वह आपने कहा सांस लेते हैं, अब सांस लेते हैं तो ठीक, आप प्यास लगती तो पानी पीते हैं, तो हमने कहा पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन करते हैं तो भोजन में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट देखिए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये भोजन के रूप में लेते हैं, पानी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये हो गया इनपुट। सभी जीवधारी ऐसा करते हैं, आप भी करते हैं। फिर हमने कहा आउटपुट क्या है, हम छोड़ते क्या है, बॉडी से क्या निकालते हैं, तो आपने कहा हम CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में CO2 छोड़ते हैं, सभी छोड़ते हैं। फिर अब आपने कहा पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं तो बदले में हम मूत्र तैयार करते हैं, ठीक है ना, यूरिन है, मूत्र तैयार करते हैं तो यूरिन, और पसीना है, आएगी भाषा है, देखिए यूरिन, मूत्र और पसीना तैयार करते हैं, पानी पीते हैं और पसीना है, मूत्र त्याग करते हैं। फिर आपने कहा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये लेते हैं, बदल इससे मल निकलता है, इस मल विसर्जन करते हैं, ठीक है ना, मल विसर्जन होता है। तो इस तरह से प्रत्येक सजीव या जीवधारी है वो उसके अंदर हमने कहा कुछ क्रियाएं इनपुट होती है, कुछ क्रियाएं आउटपुट होती है। अब ये तो नहीं हो सकता केवल इनपुट हो जाए या केवल आउटपुट हो जाए, हम जो लेंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो बदले में CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं, पसीना निकालते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा भोजन के रूप में लेते हैं, और बदले में हम मल विसर्जन भी करते हैं। क्या है, अगर यह प्रोसेस बंद हो जाए तो क्या है, वो सजीव जीवित नहीं रह सकता। तो अब हमने कहा फिर उत्सर्जन क्या है, अब समझ लिया आपने कि किस तरह से हम ऐसा करें। तो अब इसमें क्या है कि सजीवों के द्वारा, ठीक है, सभी सजीवों के द्वारा जो हानिकारक क्रियाएं हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, वह शरीर से जो हानिकारक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे पसीना है, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बढ़िया रहा, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद।
ठीक, तो बताया उत्सर्जन क्रिया के अंतर्गत क्या है, शरीर सजीवों के द्वारा हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बाहर निकालने की क्रिया है उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। इसको हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अब हमने कहा उत्सर्जन क्रिया यह है, फिर उत्सर्जी अंग क्या है? चलिए उत्सर्जी अंग देखते हैं। उत्सर्जी अंग क्या है? अब उत्सर्जी अंग हमने कहा शरीर से ऐसे अंग शरीर में उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में सहायता, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब जैसे हमने कहा सबसे पहले उत्सर्जी अंग है, और तो फेफड़े क्या है? ये CO2 निकालते हैं, फेफड़े है CO2 निकालते हैं, तो फेफड़े उत्सर्जी अंग है। फिर दूसरा हमने कहा यकृत है, लिवर उत्सर्जन है, यकृत है, यह भी उत्सर्जन। अब यकृत उत्सर्जन कैसे? तो बताए यकृत है, हम जो भोजन करते हैं, भोजन में प्रोटीन लेते हैं, यह प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाती है। जब अमीनो एसिड में बदल जाती है, यह अमीनो एसिड में बदलने के बाद यह अमोनिया में बदलती है। अब अमोनिया अत्यंत विषैली गैस है। कुछ ऐसे जीव होते जो पानी में रहते हैं, वह अमोनिया का त्याग करते हैं। क्या है? अमोनिया अत्यंत विषैली गैस है, अगर शरीर में रहेगी तो जीव जिंदा नहीं रह सकता, तो इसलिए वह अमोनियो टैनिक कहलाते हैं। और ये ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का त्याग करते हैं, उनको यूरिकोटैनिक कहते हैं। इसमें पक्षी आते हैं सभी। तो अब हमने कहा कुछ यूरिया का त्याग करते हैं, तो यूरिया का त्याग करते हैं, यह यूरियोटैनिक है। मनुष्य है, स्तनधारी वर्ग के जीव है, ये सभी यूरियोटैनिक है। कुछ मछलियां भी यूरियोटैनिक है। तो हमने कहा यह यकृत है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यह यूरिया क्या है? यूरिया को दूध के साथ बाहर निकाला जाता है। कैसे? जो बताया अमोनिया है NH3 प्लस CO2, और यह बने रिएक्शन होगी लिवर के अंदर होती है यकृत में, NH2 CO NH2 प्लस H2O। तो ये हमने कहा ये रिएक्शन है 2NH3, ये अमोनिया है, और इसको हमने कहा ये यूरिया है। ठीक है ना? यूरिया, तो यूरिया ये अमोनिया है। हाँ देखिए, अमोनिया है, यह CO2 से मिलकर के यूरिया बनता है, पानी बनता है, और यूरिया है पानी के साथ मैंने बताया उधर में जाता है, और उधर वृक्क में जाता है, किडनी में जाता है, और जहां से ये मूत्र के साथ बाहर निकाला जाता है। तो यकृत भी ये उत्सर्जी अंग है। और शिक्षा से पसीना, हमने कहा तीसरा जो उत्सर्जी अंग है वो त्वचा है। त्वचा से पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है, इससे जो साल्ट होते हैं, लवणों की मात्रा है, वो बॉडी के अंदर मेंटेन बनी रहती है, संतुलित रहती है। अब क्या है, देखा जाड़ों में पसीना नहीं आता, पसीना नहीं आता, तो उनमें हम भोजन में नमक तो लेते रहते हैं हर समय, तो भोजन नमक लेते हैं तो नमक की मात्रा बढ़ जाती है, लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ लोगों को जैसे बीपी की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं नमक मत खाइए। क्या है, पसीना तो निकलता नहीं, आदमी काम नहीं करता। तो उस समय हमने कहा ये त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। तो ये जो तीन अंग हमने बताए हैं, फेफड़े, यकृत, त्वचा, ये फेफड़े, यकृत, त्वचा, ये कैसे है? ये सहायक उत्सर्जी अंग है, ये हेल्प करने वाले हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। अब
चौथा आएगा, चौथा है, ठीक है ना। वृक्क को प्रमुख उत्सर्जी अंग कहते हैं। देखिए, यह वृक्क की रचना बनी है, इनके पार्ट्स है, ये ये है, ये वृक्क रीनल धमनी कहलाती है, ये रीनल धमनी है या वृक्क धमनी कहते हैं। ये विद्युत की सप्लाई करती है रीनल धमनी के तेज से, ठीक है, रीनल धमनी है। और ये है रीनल शिरा है, ये नीले रंग की होती है रीनल शिरा, रीनल शिरा है, नीले रंग की है। और यहाँ पर ये कहा ये वृक्क है, और वृक्क के अंदर थोड़ा इसकी ऐसे करके इधर से तो इसका सबसे जो बाहरी भाग है इसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये रीनल या कॉर्टेक्स कहिए, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स। और ये भीतर का भाग है ये रीनल मेडुला कहलाता है, इसको रीनल मेडुला कहते हैं, रीनल मेडुला इसको कहते हैं, मेडुला, रीनल मेडुला है। और ये पिरामिड कहलाते हैं, पिरामिड है, पिरामिड, ठीक। और ये मूत्रवाहिनी है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, अभी आपको दिखाई देगा बंदा पर सामने से, ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय है, मूत्राशय। और ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा। देखिए ये हमने लिखा है, ये रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल मेडुला, पिरामिड, ये मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, और ये यूरेथ्रा है। तो इस तरह से ये हमने मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र बनाया है। अब इस बात का हम बात करेंगे, सबसे पहले किडनी की बात करेंगे, ठीक है ना। किडनी, इसके ऊपर ये एक ग्रंथ होती है, इसको एडिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसके ऊपर वृक्क के ऊपर लगी रहती है अधिवृक्क ग्रंथि है, या इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि।
है, ये अग्रम ग्रंथि है, इसको हम कहते हैं। अब हमने कहा बात करेंगे सबसे पहले वृक्क, ठीक है ना। मनुष्य में एक जोड़ी किडनी होते हैं, वृक्क होते हैं, और ये वृक्क है, इसका सबसे बाहरी भाग कैप्सूल या हम इसको कवच जो है खोल, उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके भीतरी भाग है रीनल मेडुला। वृक्क का जो वजन है वह सामान्य पुरुष हैं, सामान्य पुरुषों में किडनी का जो वजन है वह लगभग 155 से 170 ग्राम होता है। महिलाओं में यह 120 से या 125 से 155 ग्राम होता है। पुरुषों में 170 ग्राम तक है, 150 से 170 ग्राम तक होता है। अब इसमें कहा ये वजन हो गया, इसका आकार, इसकी नाप क्या है, तो बताए इसका जो वजन है वह मतलब वजन के बाद आता है उसकी नाप। तो लंबाई है उसकी 9 से लगभग 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। ये तो हमने वृक्क के आकार के बारे में, वृक्क के वजन के बारे में बताया। फिर हमने कहा जो वृक्क है उसमें ये यहाँ पर ये हिस्सा है, ये पहले बताया कि ये हिस्सा पेल्विस कहलाता है, इसको कहते हैं पेल्विस। तो ये पेल्विस है। अब इसमें जो पेल्विस है तो वृक्क के अंदर लगभग 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स होते हैं। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स लगभग 12 लाख है, और वो 12 लाख किडनी के अंदर होते हैं। उनका काम है ब्लड को फिल्टर करना और फिल्टर करके उसमें से मूत्र को अलग करना। अब जो मूत्र है वह जो नेफ्रॉन्स है या वृक्क नलिकाएं हैं मूत्र को इकट्ठा करती है, उसमें संग्रह नलिकाएं होती है, ये पेल्विस में जमा करती है। और पेल्विस से जब इकट्ठा होता रहता है मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी से यूरिन है, मूत्र है, ये मूत्रवाहिनी से होता हुआ इसमें मूत्राशय में जाता है, और मूत्राशय में जमा होने के बाद जैसे ही 150 ml मूत्र जमा होता है, इसका संदेश मस्तिष्क को जाता है, और मस्तिष्क को जब इस सूचना जाती है तो फिर हमें टॉयलेट करने की या मूत्र त्याग करने की इच्छा होने लगती है। और यूरेथ्रा द्वारा जो ओपनिंग है, छिद्र है, इसको यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है। अब आता हमने अभी आपसे कहा वृक्क नलिका। देखिए वृक्क नलिका क्या है बताऊंगा अभी। अब वृक्क नलिका या नेफ्रॉन का चित्र बनाए दे रहे हैं, अभी देखिए। देखिए ये वृक्क नलिका है और इसके अंदर इसको
अविभाज्य हमने अपवाही हमने ये और यहां से ये इसको आपके ये मोमेंट संपुट कहते हैं। इसे मोमेंट संपुट, ये मोमेंट संपुट है, ठीक है, मोमेंट संपुट कहते हैं। ये क्रिस्टा बुक्स है, क्रिस्टा बुक्स या ग्लोमेरुलस कहते हैं क्रिस्टा बुक्स या ग्लोमेरुलस। ये यहाँ पर ये इसको ग्रीवा नेक बोलते हैं, ये ग्रीवा है, ये लिप्टस कुंडलित नलिका है, ये भाग लिप्टस कुंडलित नलिका। अभी हटा हुआ आएगा कुंडलित नलिका। ये अन्य का रूप है, अन्य रूप रूप है और ये संग्रह का है, इसको देखना संग्रह का ये लिखा है ये हमने भी बनाया है नेफ्रॉन या मृत नलिका का डायग्राम है। और उसमें बताया सबसे पहले जो ब्लड है, बताया ऐसी लगभग 12 लाख मृत नलिकाएं ब्रेथ के अंदर होती है, नेफ्रॉन्स कहते हैं। और इसमें अविभाज्य धमनी है, यहाँ से ब्लड है कि इसके अंदर प्रवेश करता है और अपवाही धमनी से ये ब्लड बाहर निकलता है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि देखिए, जब इसमें ब्लड प्रवेश करता है तो इसमें परासरण दाब, रुधिर दाब बढ़ता है, परासरण दाब बढ़ता है। परासरण दाब बढ़ जाने पर इसमें से क्या है, जो पानी है, खनिज लवण है, आयंस है, विषैले पदार्थ है, विषैली दवाइयां हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये पदार्थ छन करके फिल्टर होकर के मोमेंट संपुट में आते हैं। मोमेंट संपुट से ये ग्रीवा है, ग्रीवा से ये लिप्टस नलिका में आते हैं, इधर ऐसे करके। और फिर ये हैंडलिंग का लूप अंग्रेजी के अच्छा ट्यूब की तरह होता है, हैंडलिंग के लूप आते हैं। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका में और यहाँ से ये संग्रह नलिका में आते हैं। बताया था कि संग्रह नलिका जो है पेल्विस में मूत्र को जमा करती है। तो इस तरह से भी आपने कैसे मूत्र छिलकर के इसमें हैंडलिंग लूप में यहाँ से उठता हुआ ये आया और यहाँ से फिर बाप ऊपर को चढ़ता घूम करके ये संग्रह नलिका में चला जाता है। अब आता है जो मूत्र फिल्टर करने की प्रोसेस है या मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसके चरण कौन कौन से हैं तो बताएंगे। ये तो आपने देख लिया, समझ लिया, आगे देखिए। निर्माण प्रक्रिया, मूत्र कैसे बनता है, उसके स्टेप क्या है। तो मूत्र निर्माण के 3 स्टेप है। अब 3 स्टेप कौन कौन से, हमने कहा पहला स्टेप है इसका ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिषेचन है। दूसरा अवशोषण, तीसरा श्रावण। ये 3 चरण है। ये हमने कहा परानिषेचन,
फिल्ट्रेशन प्रोसेस है पहला, दूसरा अवशोषण है, तीसरा श्रावण है। अब ट्रांससेलर या अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है बताया था मैंने, जब हृदय ग्लोमेरुलस या केस का कुछ में जाता है वह हृदय दाब बढ़ जाता है, परासरण दाब बढ़ता है हृदय का, और जिसके कारण पानी है शरीर के अंदर, हृदय में जो पानी भरा हुआ है पानी है, खनिज लवण है, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, ये आयन है, खनिज लवण है, और यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, और इसके अलावा इसको हमने कहा ये क्रिएटिनिन के बाद और दूसरे जो विषैले पदार्थ है, दवाइयां हैं, आपको दस्त हो जाए, दस्त की दवा पीने लगी खाएंगे तो बाद में पीने लगी पेशाब आती है, क्योंकि वो दवाइयां हैं वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के जो उनका जो पदार्थ है बेकार वो मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये हमने कहा ये परानिस्संदन क्रिया है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया है। अब इसमें कई फिल्टर होते हैं जिससे कि ये छिल करके बाहर पदार्थ निकलते हैं। इसमें अवशोषण क्रिया बताया, जैसे जैसे गवर्नमेंट संपुट के बाद तटस्थ कुंडली लिखा है और हैनले का लूप है, तो इनमें जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है वह अवशोषित होते हैं। कहां तक दूरस्थ कुंडली में लिखा था अवशोषित होते, वह वापस शरीर में या हृदय में वापस मिल जाता है। तो हमने कहा यह अवशोषण क्रिया है। फिर श्रावण क्रिया क्या, हमने कहा जब वृक्कनलिका से अंत में क्या है मूत्र, ये जो श्रावी नलिकाएं हैं उनमें जो पहुंचता है, और श्रावी नलिकाएं हैं ये मूत्र को उसमें पेल्विस में श्रावित करती हैं, छोड़ती हैं, इसको श्रावण कहते हैं। ये 3 चरण हो गए। तो हमने कहा मूत्र कैसे बनता, मूत्र हल्के पीले रंग का होता है और एक दिन में स्वस्थ मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। ठीक, अब हमने कहा इससे आगे पॉइंट है वृक्क के कार्य, ठीक है ना, हमने ये पढ़ा शरीर तंत्र पढ़ा, ये वृक्क के बारे में जाना, वृक्क के कार्य क्या, ठीक है, वृक्क के कार्य। तो वृक्क के कार्य क्या है, नंबर 1 जल का संतुलन रखना। हमारे बॉडी में कहते हैं मनुष्य के शरीर में 70 डिग्री सेल्सियस को 70 जो है 70% जल है। तो जल का संतुलन, शरीर में जल का संतुलन रखना, शरीर में जल का संतुलन, ये वृक्क का कार्य है। ठीक है ना, कि पानी उतना बना रहे, अगर पानी ज्यादा निकल जाएगा शरीर से तो पानी की कमी हो जाएगी, ड्रिप चढ़वानी पड़ेगी कि दस्त हो जाता है, ज्यादा पानी निकल जाता है दस्त के द्वारा, तब डॉक्टर कहते हैं कि ड्रिप लगानी पड़ेगी, बोतल चढ़ाते हैं, क्यों, पानी कमी हो गई। तो 70% पानी है यह शरीर में बना रहे, या शरीर में जल का संतुलन करना। दूसरा है लवणों का संतुलन करना, लवण खनिज लवण होते हैं तो लवणों का संतुलन करना, कोई भी लवण ठीक है कमी, उसकी कमी हो जाए, लवणों का संतुलन करना, यह है। दूसरा है यह रुधिर का पीएच मान है, हमने कहा 7.5 पीएच मान होता है, तो वो पीएच मान का नियमन करना, ठीक है ना, रुधिर के पीएच मान का नियमन करना, पीएच मान का नियमन करना, यह वृक्क का कार्य है, ठीक है ना, ये कंट्रोल नियमन करना, नियंत्रण करना। इसके अलावा क्या है, जो विषैले पदार्थ है, क्या होता है विषैले पदार्थ है, आप दवाइयां लेते हैं तो विषैले पदार्थ खा लेता है, तो जो विषैले पदार्थ है उनका शरीर से उत्सर्जन करना, ठीक है, उनका निष्कासन, हमने कहा विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करना। तो ये विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करना, तो ये हमने कहा क्या है, ये वृक्क का कार्य है। फिर हमने कहा और क्या कार्य हो सकता है, ठीक है ना, तो इसके अलावा रुधिर का फिल्टर करना,
रुधिर को छाने का कार्य, ये हमने कहा वृक्क के कार्य है। अब आगे इसके बाद एक बात करते हैं कि अब ये वृक्क है, इसके बाद आता है कृत्रिम वृक्क क्या होता है, ठीक है ना। कृत्रिम वृक्क क्या है, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस, ये कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस क्या होता है। देखिए कभी कभी मनुष्य है, उसके शरीर के अंदर, ठीक है, या तो वृक्क है, उनमें चोट लगने से, किडनी में चोट लगने से, उनमें कोई बीमारी का संक्रमण होने से, ठीक है ना, वृक्क में चोट लगने से, आघात, वृक्क में आघात लगने से, वृक्क में संक्रमण होने से, ठीक, या हमने कहा कभी कभी वृक्क होते हैं वह सूखने लगता है, कहते हैं वृक्क सूखने लगा, तो या वृक्क की मतलब कार्य क्षमता कम हो जाना, पूरा काम नहीं करता फिल्टर करने का, या वृक्क काम करना बंद कर देता। तो कई हमने इसके कारण गिनाए, वृक्क का मतलब वृक्क में आघात होने पर, वृक्क में संक्रमण होने से, वृक्क का कार्य बंद करने से, वृक्क सूख जाने से, या हमने कहा जो किडनी है वो है अपना कार्य करना बंद कर देगा। जब कार्य करना बंद कर देगा तो रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर में सूजन आ जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहता है डायलिसिस कराओ, डायलिसिस कराओ। तो डायलिसिस क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम वृक्क है, उससे शरीर से हम जो सिरा है उससे ब्लड एक ओर से निकल के जाता है, उससे निकाला जाता है और वो फिल्टर होकर उसमें से मूत्र को अलग करते हैं। जब साफ हो जाता है हृदय तो फिर वापस सिरा उसको शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ये है कृत्रिम वृक्क। तो हमने कहा कृत्रिम वृक्क है, इसको डायलिसिस कहते हैं। अब कुछ देखा होगा लोग, प्रॉब्लम बता दी कैसे होता है। अब वृक्क में डायलिसिस प्रक्रिया शुरू होगी, डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर कहते हैं आपके भाई किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी काम नहीं कर रहा है, डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो डायलिसिस आपने कराया कि 6 महीने में कराया, फिर आपने 3 महीने में कराया, फिर आपने 2 महीने में कराया, फिर 1 महीने में कराया, फिर 15 दिन बाद कराया, और फिर 1 सप्ताह बाद कराया, फिर डॉक्टर कहता 2 दिन बाद, और फिर रोजाना डायलिसिस। तो डायलिसिस का अर्थ है जब वृक्क ढंग से प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो उसके स्थान पर नए वृक्क का ट्रांसप्लांट कराना। किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, माने दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो डोनेट की गई किडनी है उसका रोपण किया जाता। अब डोनेट कौन कर सकता है, हमने की कोई मरीज है जिसका किडनी काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उसके रिलेटिव हो सकते, रिश्तेदार हैं, फैमिली के, उसके परिवार के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं जिनका जो ब्लड ग्रुप उससे मैच खाता है, वह लोग ट्रांसप्लांट कर मतलब डोनेट कर सकते हैं, और उसमें रोगी के जो खराब किडनी है उसके स्थान पर नई किडनी का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन इनकी जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो कभी कभी जैसे इसमें HIV है या हेपेटाइटिस है, ऐसे कोई वायरस वगैरह नहीं होना चाहिए, एक तो फिर प्रॉब्लम पैदा होती है, और ये ट्रांसप्लांट कराना अति आवश्यक।